find the value of resistance of an unknown wire and also identify its nature by its resistivity using slide wire bridge or Wheatstone bridge। तो स्लाइड वायर ब्रिज हो या व्हीटस्टोन ब्रिज हो, एक ही अपरेटस के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो इस अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए हमने किसी वायर की, जो कि एक अननोन वायर होगी, हमें दी जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है और फिर हमने उसी वायर की रेजिस्टिविटी मालूम करनी है। तो रेजिस्टिविटी से हमें पता चलेगा कि वो वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, उसकी नेचर क्या है। हो सकता है वो प्योर मेटल हो, सिल्वर, कॉपर, हो सकता है वो अलॉय हो जिस तरह नाइक्रोम या मैंगनीन, इसी तरह से जर्मन सिल्वर हो सकता है, इसी तरह से कोई और मटेरियल कॉन्स्टेंटिन वगैरह भी हो सकता है जो कि अलॉयज होते हैं। तो अपरेटस जो हमें चाहिए होगा उसमें स्लाइड वायर ब्रिज और इसके ऊपर ही ये मीटर रॉड लगा हुआ होता है। साथ में हमें सेल्स चाहिए होंगे दो, और सेल बॉक्स चाहिए होगा, गैल्वानोमीटर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक की, रेजिस्टेंस बॉक्स, वायर ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस जो कि गिवन होगी, कनेक्टिंग वायर्स जिनके साथ हम कनेक्शन करेंगे अपने, जो कि या इलेक्ट्रिक पेन जिसे हम स्लाइड करवाएंगे वायर के ऊपर। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से, चार रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे ये जोड़ी गई हैं, एक गैल्वानोमीटर है इधर दरमियान में, एक बैटरी है, एक की है। तो इस तरह से ये कनेक्शन किया हुआ है, हमने अपना सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन है, अगर गैल्वानोमीटर का करंट 0 होगा, मींस अगर हमारा गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो फिर हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 ओवर R3 मींस इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो बराबर होती है R2 ओवर R4 के, मींस इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो के। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होती है उन्हें फिर हम मालूम कर लेते होते हैं, बाकी तीन रेजिस्टेंसेस का हमें इस इक्वेशन में पता होता है। तो ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड होती है जब बैलेंस्ड ब्रिज हो। बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब है गैल्वानोमीटर का करंट 0 हो, IG 0 हो, या गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे। ये वाली एक स्लाइड और इससे नेक्स्ट स्लाइड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिकल में लिखना लाजमी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। तो इस पहली स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो अगर दो आइडेंटिकल पाइप्स हों और इन दो आइडेंटिकल पाइप्स में ऊपर से नीचे पानी आ रहा हो, इन दोनों को यहाँ पे एक और पाइप के ज़रिए से कनेक्ट करवाएं और उसमें भी पानी हो, तो वो ना इस पाइप में आएगा ना इस पाइप में आएगा। क्यों? क्योंकि इस एंड और इस एंड को अगर आप देखें तो दोनों एक जैसे पोटेंशियल के ऊपर मौजूद हैं, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है। तो इस वजह से ना वाटर इधर आएगा ना ये वाला वाटर इधर आएगा, कोई मूवमेंट इस पाइप के अंदर नहीं होगी, नो मूवमेंट। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनकी रेशो भी आपस में फिर बराबर होती है। तो इस तरह का जो सेटअप होता है इसे बैलेंस्ड सेटअप बोला जाता है। ये डेली लाइफ की एक एग्जांपल है। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये एक बैलेंस्ड सेटअप होगा। इसके बरक्स अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एंड है ये हायर पोटेंशियल एनर्जी पे है, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे है। तो इसमें जो पानी होगा वो भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, मज़ीद पानी भी इधर से ऐसे आता रहेगा, मूवमेंट होगी। तो ये एक अनबैलेंस्ड सेटअप है और इस अनबैलेंस्ड सेटअप में हम देख रहे हैं मूवमेंट भी हो रही है और साथ में रेशो भी इनकी आपस में बराबर नहीं है। अगर इस पाथ के एक तरफ जो पाइप है उनकी रेशियोज ली जाए, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/1। तो ये जो एग्जांपल है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है डेली लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल इसी को देखते हुए हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी समझ सकते हैं। अगर इस सर्किट को देखें तो ये सर्किट उसके सिमिलर लगता है। कैसे?
इधर से अगर एनर्जी कैरियर्स चलते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से जाते हुए अगर 10 एम्पेयर का करंट जाता है, उन 10 एम्पेयर में से 3 एम्पेयर का करंट अगर ये वाला I1 है तो ये कितना होगा, जो कि इधर जाएगा, यहाँ 7 एम्पेयर जाएगा, 10 - 3 मीन्स 7 एम्पेयर। तो एनर्जी कैरियर्स यहाँ से इधर आ रहे हैं और इधर से भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर एनर्जी कैरियर्स की एनर्जी जितना इधर डिसिपेट होती है उतना ही इधर डिसिपेट हो, तो जहाँ पे जो एनर्जी कैरियर्स पहुँचेंगे इधर, तो उनकी एनर्जी बराबर होगी। अगर ये वाली बैटरी 6 वोल्ट की है और ये आइडियल बैटरी है, इसका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो फिर 5 अगर वोल्ट इधर डिसिपेट होता है और इधर भी अगर 5 वोल्ट डिसिपेट होता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी कैरियर्स होंगे इनके पास 1 वोल्ट होगा, इनके पास भी 1 वोल्ट होगा। दोनों के पास बराबर की एनर्जी होगी, ना ऊपर वाले नीचे आएंगे ना नीचे वाले ऊपर जाएंगे। गैल्वानोमीटर का करंट यहाँ पे 0 होगा, IG 0 होगा, तो ये जो 1 वोल्ट इसका होगा वो यहाँ पे डिसिपेट होगा। एनर्जी कैरियर्स इधर से सीधे आएंगे, यहाँ पे डिसिपेट करेंगे, तो इधर से जो एनर्जी कैरियर्स 5 वोल्ट यहाँ पे डिसिपेट कर चुके होंगे, बाकी जो 1 वोल्ट इनके पास होगा वो इधर डिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से ये एनर्जी कैरियर सीधे आगे आ जाएंगे और ये एनर्जी कैरियर्स भी सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे IG 0 होगा, गैल्वानोमीटर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके वोल्टेज ड्रॉप्स यहाँ पे जो हैं वो सेम हैं, इसी तरह इधर भी वोल्टेज ड्रॉप सेम है। तो बिल्कुल ये वाली एग्जांपल उसी तरह हमारी इस एग्जांपल के आइडेंटिकल हुई, उसके सिमिलर हुई है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इस केस में ये एक बैलेंस्ड सेटअप है और इस बैलेंस्ड सेटअप में भी हम इस पाथ का वोल्टेज ड्रॉप का जो रेशो है वो बराबर कर सकते हैं इस वाले पाथ के वोल्टेज ड्रॉप्स के रेशो के, जैसा कि उधर हमने किया था। अब यहाँ पे देखें तो वोल्टेज ड्रॉप जो इधर होगा और यहाँ पे होगा, इनकी आपस में जो रेशो है वो बराबर है किसकी, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा और इधर होगा, इनके वोल्टेज ड्रॉप्स के रेशो के। और वोल्टेज ड्रॉप अगर अक्रॉस R1 देखा जाए तो वो R1 I1 होगा, क्योंकि एक ही करंट इधर से गुजर रहा होगा I1। जो इधर से करंट I1 गुजरेगा वही करंट इधर से गुजरेगा R3 में से, तो उनके वोल्टेज ड्रॉप्स हमने यहाँ पे लिए। ये वाले जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं दोनों में करंट जो है वो I - I1 है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप्स ये वाले हैं। तो इधर से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है R1/R3 = R2/R4। तो बैलेंस्ड अगर कंडीशन होगी तो फिर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉजिकल रीजन फॉर इक्वेशन एट बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए, अगर गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो, तो हम आमतौर पे एक इक्वेशन ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये एक बैलेंस्ड कंडीशन हो, मीन्स 6 वोल्ट की अगर हमारे पास एक बैटरी है और ये आइडियल बैटरी है, इसका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो फिर अगर 5 वोल्ट का ड्रॉप इधर होता है और 5 वोल्ट का इधर होता है, तो आगे 1 वोल्ट का यहाँ पे होगा, 1 वोल्ट का इस एंड से जो कि गैल्वानोमीटर का ये एंड है, इससे आगे यहाँ पे होगा। तो इन केसेस में हम देख रहे हैं कि हम ये इक्वेशन आमतौर पे इस्तेमाल करते होते हैं R1/R3 मीन्स इन दो की रेशो R2/R4 इन दो की रेशो के बराबर है। लेकिन इस इक्वेशन के अलावा भी हम बहुत सारी इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये इक्वेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं R3/R1, इसी तरह से R4/R2। ठीक है, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ R1/R2, R3/R4 ये भी वैलिड है। अब नीचे से ऊपर R2/R1, R4/R3 ये भी वैलिड है। तो इसी तरह से बाकी इक्वेशंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो ये कम्बिनेशन है, मीन्स कि इधर से R2/R3 नॉट इक्वल टू R4/R1 के, मीन्स ये चीज़ मैंने बताई है।
इसी तरह से अगर देखा जाए तो क्रॉस में इस वाले को देख लें तो ऊपर अगर R3/R1 है नॉट इक्वल टू R2/R4, इसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो कम्बिनेशन है इन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो कम्बिनेशंस हैं इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कम्बिनेशंस वैलिड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे भी एक दो बताता जाता हूँ और प्रैक्टिकल के दौरान भी मैं रिपीट करवा दूंगा एडिशन करके। नंबर 1, नीट क्लीन एंड टाइट कनेक्शंस होने चाहिए। मींस यहाँ पे सारे ये नट लगे हुए हैं, ना तो इन नट के नीचे कहीं कोई जंग हो और ना ही ये नट लूज हों। क्यों? क्योंकि इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए जंग या लूज वाली तो फिर इधर जो है वो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी और फिर हमारा प्रैक्टिकल ठीक परफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स हैं इन टोटल स्ट्रिप्स की जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन हाफ ओम है, 0.5 ओम। इधर से लेके इस सी वाले एंड से लेके यहाँ से आते हुए ये टोटल जो स्ट्रिप हैं इनकी रेजिस्टेंस टोटल 0.5 ओम है। अगर हमने नीट क्लीन कनेक्शंस ना किए, अगर हमने इन्हें टाइट ना किया, अगर हमने इधर जंग वगैरह रिग मार वगैरह से साफ ना किया तो फिर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। हो सकता है ये जो वायर लगी हुई है नाइक्रोम की, इस वायर की रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो फिर इस वाली जो कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की स्ट्रिप है तो इसकी रेजिस्टेंस फिर अगर इस 5 ओम से भी बढ़ गई तो फिर हमारा प्रैक्टिकल जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इस तार की भी रेजिस्टेंस आप नोट कर लें कितना होती है, 5 ओम होती है। इस ए एंड से लेके इस सी एंड तक 5 ओम होती है, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस है पूरी स्ट्रिप की ये हाफ ओम मतलब 0.5 ओम होती है। तो नीट क्लीन कनेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। नंबर 2 पे की मस्ट बी ओपन। तो यहाँ पे ए और सी के दरमियान हम बैटरी और की लगाएंगे तो की हमेशा ओपन रहे। क्यों? क्योंकि अगर की क्लोज होगी तो ये जो सेल हैं वो एनर्जी कंज्यूम करते रहेंगे इस तार के अक्रॉस, क्योंकि ये तार जो है वो सर्किट कंप्लीट करा रही है। तो सेल की जो एनर्जी है वो हमेशा कम होती रहेगी। जब आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस की को इस्तेमाल करें जो यहाँ पे होगी, नहीं तो आप इसे ओपन रखें ताकि सेल की कोई कंजप्शन ना हो। नंबर 3 पे यहाँ पे देखें जो कि अहम एक पॉइंट है हमारा, बैलेंस द सिमेट्री ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रिप है जहाँ पे एंड होती है वहाँ से मीटर रॉड का 0 स्टार्ट होता है। इसी तरह जहाँ उसका 100 है वहाँ पे ये स्ट्रिप दोबारा से लग जाती है। तो ये सिमेट्री है इस ऑपरेटर्स की। अगर मीटर रॉड एक तरफ हुआ हो तो इसे दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। अगर इस साइड पे ज़्यादा हो इस साइड पे कम हो तो फिर भी हमारा जो रीडिंग है हमारी वो ख़राब आएंगी, गलत आएंगी। तो इस ऑपरेटर्स को भी बैलेंस्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आइए अब हम इस ऑपरेटर्स को सेट करते हैं, इसके साथ सारे कंपोनेंट्स लगाते हैं और फिज़िकली अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। जी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक थ्योरेटिकल नेम है और ये साइंटिस्ट की निस्बत से है, क्योंकि साइंटिस्ट एक था जिसने इस डिवाइस को इम्प्रूव किया था, इन्वेंट नहीं किया था बल्कि उसे इम्प्रूव किया था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो उसके नाम से इसे व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। लेकिन इसको इन्वेंट करने वाले कोई और साइंटिस्ट थे, उसका नाम था सैम्यूल हंटर शेरिस्टी और उसने 1833 में ये इन्वेंट किया था। बहरहाल इसको इस्तेमाल किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि हमारे पास ये वायर है तो हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में इसकी रेजिस्टिविटी मालूम की जाएगी तो पता चलेगा कि ये मटेरियल है कौन सा जिसकी ये वायर बनी हुई है। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास और भी ऑपरेटर्स है जो कि आपके सामने सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इधर से हम शुरुआत करते हैं। ये मीटर रॉड है जिसके ज़रिए से हम तार की लेंथ को मालूम करेंगे। ये स्क्रू गेज है जिसके ज़रिए से इस तार का डायामीटर मालूम करेंगे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। इधर देखें तो एक आपके पास मल्टीमीटर है जिसके ज़रिए से हम देखेंगे काउंटर वेरीफाई करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है और हमें ये डिवाइस कितनी रेजिस्टेंस अब बताती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सेल्स हैं, सेल बॉक्स है, इसमें 2 सेल सीरीज़ में लगे हुए हैं।
ये पॉजिटिव एंड इधर इस की के ज़रिए यहाँ पे, और इसका जो नेगेटिव एंड है वो नेगेटिव एंड यहाँ पे कनेक्टेड है। इस ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए तो ये एक वुडन बोर्ड है, और वुडन बोर्ड के ऊपर इधर एक नाइक्रोम की वायर है, ठीक है, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल की एक वायर है 1 मीटर की, यहाँ मीटर रॉड लगा हुआ है, इधर स्ट्रिप है, स्ट्रिप के ज़रिए से ये कनेक्शन जो है वो इधर किया गया है। अब स्ट्रिप की क्यों यूज़ की गई है, ताकि यहाँ की रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल रहे, तो इस वजह से स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। जस्ट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसका मकसद ये नहीं कि ये कोई रेजिस्टेंस ही अप्लाई करने लग जाए, इस वजह से स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखें तो दो हमारे पास स्लॉट्स हैं, इधर हम कनेक्ट करना चाहें स्ट्रिप को तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इधर हम रेजिस्टेंसेस लगाएंगे जो कि हम एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, यहाँ भी लगाई जा सकती है, इधर भी लगाई जा सकती है। तो ये है कुछ वुडन बोर्ड के ऊपर सेटअप किया हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गैल्वानोमीटर है, और गैल्वानोमीटर की जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर अटैच है दरमियान में, और दूसरा जो पॉजिटिव है उसको हम स्लाइड कर पाएंगे इस बोर्ड की इस वायर के ऊपर, जो कि नाइक्रोम की वायर है। तो इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज इस वजह से है क्योंकि हम एक वायर को स्लाइड करवाते हैं, तो लैब में हम इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते होते हैं। तो एक स्टूडेंट, एक लर्नर या एक बिगनर, उसके सामने ये ऑपरेटर्स रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें किसी वायर की, तो उसके लिए इतना इजी टास्क नहीं है। और विद रीज़न या विद लॉजिक उसे कहा जाए कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इस ऑपरेटर्स के पीछे गैल्वानोमीटर की रीडिंग इस तरह क्यों आ रही है, तो उसे बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है। तो ये एक दिखने में सिंपल ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहा है कि एक तार है और रेजिस्टेंस लगाएंगे आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब तक आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कहाँ से करंट आ रहा है, किधर करंट जा रहा है, इस तरह की वैल्यू या इस तरह की रीडिंग क्यों आ रही है। तो फिर आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये ऑपरेटर्स ही ख़राब है। अब इस ऑपरेटर्स में क्या ख़राबी हो सकती है, ना तो कोई फ्यूज़ हैं, ना इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है, ये एक सिंपल ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स ख़राब नहीं हो सकता, आपके करने का कोई तरीका ख़राब होगा जिस वजह से आपसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो ये कि ब्रांचेस और जंक्शंस का। अब इसमें अगर देखें, मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट नहीं करता, तो ब्रांचेस कहते हैं जहाँ पे करंट सेम रहता है उसे कहते हैं ब्रांच, और जंक्शन उसे कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर जाके करंट जो है वो चेंज होता है। अब अगर देखा जाए तो ये एक रास्ता है सेल से, ये वाला इस कोने से लेके इस कोने तक, ये जो एक रास्ता है इसमें कहीं पे कोई जंक्शन नहीं है, तो इस पूरी ब्रांच में करंट सेम रहेगा। इसी तरह से अगर इधर से आएँ तो इस रेजिस्टेंस में से गुजरता हुआ कहीं पे कोई जंक्शन नहीं है, तो इसमें भी करंट अभी सारा यहाँ तक सेम रहेगा। इसी तरह से लेके इधर तक दरमियान में कोई रास्ता नहीं है करंट के निकलने का, तो सेम करंट रहेगा। अब देखा जाए तो ब्रांचेस कितनी हो गई, ये एक, ये दो, और ये तीसरी ब्रांच हो गई है। इसी तरह से जंक्शन कितने हैं, अभी के लिए जंक्शन एक ये वाला है और जंक्शन एक ये वाला है, क्योंकि इधर से करंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वहाँ से भी करंट की चेंजिंग हो सकती है, लेकिन ये जंक्शन नहीं है क्योंकि जो करंट आएगा उतना ही चला जाएगा। तो जंक्शन यहाँ पे 2 हैं अभी के लिए और ब्रांचेस 3 हैं। अब जब इसको हम स्लाइड करवाते हैं तो उस वक्त जो है वो जंक्शन कितने बन गए, अब देखा जाए तो अब आपके पास जंक्शन 4 बन गए हैं। एक तो जंक्शन ये है जहाँ से ये 1 2 3 रास्ते निकलते हैं, एक जंक्शन ये है यहाँ से 1, ये 2 और ये तीसरा रास्ता आ जाएगा, ठीक है, गैल्वानोमीटर वाला। तो एक जंक्शन ये भी बन गया और एक जंक्शन अब यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जो जंक्शन है अब वो बढ़ गए, उसकी तादाद जो है वो 4 हो गई। इसी तरह से जो ब्रांचेज हैं उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। तो जंक्शंस और ब्रांचेस का आपको एक तो पता होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि करंट हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से चलता है और माइनस की तरफ जाता है। इसका मतलब इधर से जो एनर्जी कैरियर्स हैं वो प्लस वाले से चलेंगे और इधर से होते हुए वो माइनस वाले टर्मिनल की तरफ जाएंगे। और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो करंट है वो लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, कि यहाँ से जो करंट आएगा उसको जहाँ से रेजिस्टेंस कम मिलेगी तो वो आगे जाएगा, ठीक है, और जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ को अवॉइड करेगा, कम जो रेजिस्टिव पाथ होगा उसमें से वो फ्लो करेगा।
चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें जो है गैल्वानोमीटर में अगर हम इसका पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड पे लगाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव पे, तो ये प्लस की वैल्यू देता है। इसका मतलब अगर ये गैल्वानोमीटर आपको प्लस की रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एनर्जी कैरियर्स की एंट्री हो रही है और दूसरा जो इसका टर्मिनल है वहाँ से एनर्जी कैरियर्स का एग्जिट हो रहा है। और अगर आपको ये वाला गैल्वानोमीटर नेगेटिव में वैल्यू दे तो इसका मतलब उलट काम हो रहा है, इधर से जो है वो एग्जिट हो रहा है प्लस वाले से और इधर से जो है वो एंट्री हो रही है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो पांचवी बात है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि गैल्वानोमीटर की अभी जो हम रेजिस्टेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दो टर्मिनल हैं और इसके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की है, ताकि हमें पता हो कि करंट ने कौन सा पाथ फॉलो करना है। तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 100 ओम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं या स्ट्रिप्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, इनकी रेजिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं, अगर इनका आपको पता हो तो आप विद रीज़न विद लॉजिक इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं और इसका बिहेवियर आप जान सकते हैं कि इस तरह का है तो वो क्यों है।